Good morning to all of you. Hope you are all fine. We were doing 4 momentum वेक्टर, जिसको कि हम एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर भी कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस तरह से उसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं, 4 कंपोनेंट्स को। अगर चौथा कंपोनेंट अगर हम एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं तो फिर हम उसको चतुर्विम ऊर्जा संवेग सदिश कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था। आज हम करेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए ऊर्जा संवेग समीकरण, इसको डिराइव करना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव दिस एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन, जो कि वेल नोन है, आपने पढ़ भी रखी होगी। ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर C4। तो ये ऊर्जा संवेग समीकरण कहलाती है। इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कि जो चतुर्विम संवेग है उसकी लंबाई का वर्ग, जो कि हमने कल भी किया था, वो अपने को पता है। कल हमने निकाला था सिग्मा पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमने रिलेशन कल निकाली थी। अगर हम इसकी जगह पी म्यू के ये कंपोनेंट यूज करें, कौन से वाले? पी म्यू इज इक्वल टू पी एक्स, पी वाई, पी जेड और आई ई अपॉन सी। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उस केस में ये क्या कहलाता है? एनर्जी मोमेंटम 4 वेक्टर। तो उस केस में सिग्मा पी म्यू स्क्वायर, दिस विल बी P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। अब हम ये वाले कंपोनेंट रखेंगे P1, P2, P3, P4 की जगह। तो सिग्मा पी म्यू स्क्वायर क्या आएगा? ये तो हो गया px स्क्वायर प्लस ये हो गया py स्क्वायर, ये हो गया pz स्क्वायर और p4 स्क्वायर प्लस आई ई अपॉन सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर और ये हो गया माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एक ही आ गई इक्वेशन, है ना। ये भी चतुर्विम संवेग की जो लंबाई का वर्ग है वो है, ये भी सेम चीज है, सिग्मा पी म्यू स्क्वायर। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। इनको अगर हम इक्वेट करें तो क्या आएगा? पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इधर लें और इसको हम इधर ले आए तो ये क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें, सी स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर C4।
तो इस तरह से हम ये जो रिलेशन है जो हमने डिराइव करनी थी वो रिलेशन हम आसानी से डिराइव कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कई बार एग्जाम में डिराइव कराई जाती है। तो इसमें केवल आपको यही याद रखना है कि फोर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें काम आएंगे। एक बार तो पी म्यू स्क्वायर अपन जो सिंपल जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने पिछले टर्न पे किए थे वो वाले यूज में ले लेते हैं। वो हमने कल किया था जब इसकी लंबाई की निश्चरता प्रूव की थी, है ना। तो उसमें तो ये आ जाता है इसकी वैल्यू -m0 स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि हमने कहा था कि निश्चल राशि होती है ना। दूसरा हम पी म्यू के कौन से वाले घटक ले लेंगे, जो कि जिसमें चौथा जो घटक है उसमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी आती है, यानी ई, पी एक्स पी वाई पी जेड और आई ई वाई सी। इनको लेते हुए भी हम इसकी लंबाई का वर्ग निकालेंगे तो वो अपने पास ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इस रिलेशन का क्या यूज किया जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल इसके यूज से किया जा सकता है, यानी कणों का वर्गीकरण ऊर्जा संवेग समीकरण की सहायता से कैसे कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। कणों का वर्गीकरण, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा संवेग समीकरण के यूज से कणों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऊर्जा संवेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा उसकी सहायता से कणों का वर्गीकरण कीजिए। तो हमने ये तो डिराइव कर ही लिया। अब कणों का वर्गीकरण हम देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये रिलेशन लिख लेते हैं। ये रिलेशन क्या है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर C4, ठीक। या इसको हम ऐसे लिखें, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर C4, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। पहले पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस में हम ये लें कि यदि ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या हम यूं कहें ई इज ग्रेटर देन पी सी, ई इज ग्रेटर देन पी सी। उस केस में आप इस इक्वेशन में देखो तो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, अगर ई बड़ा है तो ये साइड पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि m0 स्क्वायर C4 ये साइड जो है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब m0 जो है कण का विराम द्रव्यमान वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा और रियल होगा या वास्तविक होगा। तो इस केस में इस इक्वेशन के यूज से हम क्या देखते हैं कि m0 विल बी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक एंड रियल यानी कि वास्तविक। विराम द्रव्यमान पॉजिटिव और रियल होगा। इसके अलावा E ग्रेटर देन PC, इससे क्या निकल के आ रहा है, E क्या होता है MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ग्रेटर देन PC। अब P मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं mv, ठीक है। C, एक C से C कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया। दिस मीन्स C इज ग्रेटर देन V, यानी या हम ऐसे लिख सकते हैं V इज ग्रेटर देन C, यानी कण का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से कम है। तो ये हमें पता है, होता ही है कि सारे जो द्रव्य कण हैं उनका वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। तो
ये जो हमने पहला केस लिया है, ये जो वर्ग है जिसमें ई स्क्वायर ग्रेटर देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर और जिसमें विराम द्रव्यमान पॉजिटिव और वास्तविक होता है, इसके अंतर्गत सारे द्रव्य कण आ जाएंगे। तो सारे जो द्रव्य कण हैं वो सभी इस केस में आते हैं। तो ये कणों का वर्गीकरण हो गया पहला, ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इन दिस केस इस तरह के जो कण हैं इनका वेग हमेशा प्रकाश के वेग से कम होता है। अब हम लेते हैं इसमें दूसरा केस, केस सेकंड, यानी इफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पे ग्रेटर देन लिया है, यहां हम इक्वल ले लेते हैं, या ई इज इक्वल टू पी सी। अब ई इज इक्वल टू पी सी होगा तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, जीरो हो गई, और ये साइड भी जीरो होनी चाहिए। अब प्रकाश का वेग तो जीरो हो नहीं सकता है, तो एम जीरो होगा। यानी इस केस में जो विराम द्रव्यमान है इन कणों का, वो विराम द्रव्यमान क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में एम जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, विराम द्रव्यमान शून्य के बराबर होगा। दूसरा ई इज इक्वल टू पी सी, मतलब एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी सी, है ना। एम कैंसिल हो गया, एक सी से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, सी इज इक्वल टू वी। यानी इस तरह के जो कण हैं वो उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, उसी वेग से गति करेंगे। तो इस वर्ग में कौन कौन से आते हैं, एक तो न्यूट्रिनो तथा फोटोन, वो इस वर्ग में आते हैं। यानी उनका वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है और विराम द्रव्यमान उनका जीरो होता है। तो ये दूसरा वर्गीकरण हो गया। अब हम अगर लें केस थर्ड, अब क्या बचा, दिस इज ई स्क्वायर ग्रेटर देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तीसरा बचा ई स्क्वायर लेस देन पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ई इज लेस देन पी सी। तो इस केस में अगर हम ये जो मास एनर्जी रिलेशन है इसमें हम देखें तो ये दिस इज लेस देन दिस, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एम जीरो जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा और काल्पनिक होगा, ऋणात्मक और काल्पनिक। इस केस में इस तरह के कणों का जो विराम द्रव्यमान है दैट विल बी नेगेटिव, या ऋणात्मक नेगेटिव होगा, और इमेजिनरी या काल्पनिक होगा। इसके अलावा हम ये देखें कि ये क्या है, ई लेस देन पी सी, यानी ई लेस देन पी सी, ई इज एम सी स्क्वायर लेस देन एम वी सी, एम से एम कैंसिल, सी एक ये कैंसिल, तो दिस मीन्स इस केस में v इज लेस देन c। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये क्या आएगा, c इज लेस देन v, या v इज ग्रेटर देन c। तो अब ऐसा होता नहीं है, यानी जो कण का वेग है, इस तरह के जो कण हैं वो प्रकाश के वेग से भी अधिक वेग से गति करेंगे। यानी these particles will travel with a velocity which is greater than the velocity of light। तो इस तरह के कण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, टैक्योन्स।
इस तरह के कण होंगे तो क्या कहलाएंगे? टैक्योन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि अगर ये वाला वर्ग है, ये अगर हम लें ई स्क्वायर लेस देन पी स्क्वायर, तो इस वर्ग में ये कण आएंगे टैक्योन। तो इस तरह से आज हमने देखा, एक तो ऊर्जा संवेग समीकरण हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके आधार पर, ऊर्जा संवेग समीकरण के आधार पर हम किस तरह से कणों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, यानी द्रव्य कण, न्यूट्रिनो, फोटोन, और ये तीसरा क्या? टैक्योन्स। हैव ए नाइस डे।